चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 ml ऑफ ए 20 वॉल्यूम H2O2 इज। तो H2O2 सॉल्यूशन की हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है, जबकि इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोगों को गिवन है। तो अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी का रिलेशन पता हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए वो रिलेशन क्या है। सॉल्यूशन नंबर 21, (5.6) वॉल्यूम H2O2 means 1 नॉर्मल। क्लियर? 5.6 वॉल्यूम इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी 1 होगी, इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ। सो 10 हमसे 20 वॉल्यूम के लिए पूछा गया, 20 वॉल्यूम H2O2 1/5.6 इंटू 20, तो ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 3.58 आ जाएगा। मीन्स अपना जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आ गया 22nd, पढ़ लिया जाए इसको। इफ 8.3 ml ऑफ ए सैंपल ऑफ H2SO4 जिसकी नॉर्मेलिटी 36 N दे रखी है इज डाइल्यूटेड बाई 991.7 ml ऑफ वाटर, द अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। ये अपने से पूछा गया है। यानी कि देखो ये इज डाइल्यूटेड, यानी कि डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगना चाहिए, आपको याद होगा। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर? तो इसमें फार्मूला N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हमसे पूछा गया है, हमें निकालना है नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी N2 निकालना है। तो N1V1 क्या है, N1 यहाँ पर देखो 36 नॉर्मेलिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है इसका 8.3 इक्वल्स टू, ये अपने को निकालना है इनटू वॉल्यूम। अब देखो इतना वाटर इन्होंने और ऐड किया है, तो अब टोटल वॉल्यूम जो वाटर का होगा वो पहले वाला और ये वाला ऐड कर दोगे, निकल आएगा। तो ये 8.3 तो अपने पास पहले से था और इसमें हमने ऐड कर दिया 991.7, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो N2 इक्वल्स टू 36 इंटू 8.3 अपॉन 1000। क्लियर? अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेटर से। 36 इंटू 8.3 डिवाइड बाई 1000, ये आ गया 0.2988, जिसको हम लोग ले सकते हैं 0.3, यानी कि अपना जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। 10 ml ऑफ एन HCl solution gave 0.1435 gram of AgCl, okay, when treated with excess of AgNO3, the normality of the resulting solution is। तो यहां पर बच्चों हम लोगों को इन दोनों स्पेशीज के मिलीग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना होगा। याद है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, सारे रिलेशन सारे फार्मूले में बता चुका हूं। तो उन्हीं में से एक फार्मूला हम पिक करेंगे और यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा HCl, तो यानी कि मिली इक्विवेलेंट
of HCl must be equal to milli equivalent of AgCl. अब मिली इक्विवेलेंट के जानते हो दो फार्मूले होते हैं, या ग्राम इक्विवेलेंट के दो फार्मूले होते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर वेट ग्राम में है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। सिमिलरली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर लीटर में है तो भी ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। अब अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, आसान तरीका कि जो वेट है जो ग्राम में दिया हुआ है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम में वॉल्यूम को ml में ले लो। वही अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो कैसे, यहां पर देखो HCl का हमें N1V1 इक्वल्स टू, अब इसका वेट दिया हुआ तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, और ये याद रहे ये ml में ही होना चाहिए। तो N1 इक्वल्स टू क्या हो गया, वेट इसका 0.1435 और इक्विवेलेंट वेट है 143.5 इंटू 1000, और ये वॉल्यूम इसमें दे रखा है 10 ml। ठीक है, 10 ml रखो, काट दो, 14.35 और ये आ गया 1/10 मीन्स 0.1 n। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, 500 ml of a 0.1 normal solution of silver nitrate is added to 500 ml of a 0.1 normal KCl solution. The concentration of nitrate in the resulting mixture is। तो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन अपने को निकालना है नॉर्मेलिटी के टर्म में। तो नाइट्रेट ध्यान से देखो सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट में ही प्रेजेंट है, ये जो KCl है इसमें तो नाइट्रेट है नहीं, तो यानी कि अपने मतलब का जो स्पेशी होगी वो ये होगी AgNO3। तो अब यहां पर समझिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 यहां पर दिया हुआ है, N1 दिया हुआ 0.1 इंटू वॉल्यूम 500 ml इक्वल्स टू, ये अपने को निकालना है। अब देखो ध्यान से 500 ml वॉल्यूम है इसका, 500 ml वॉल्यूम इसका भी है, तो ये दोनों स्पेशी हैं तो एक ही कंटेनर में ना, और अगर एक ही कंटेनर में है तो फाइनल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। ठीक है, 500 प्लस 500 वही यहां पे रखो, 500 प्लस 500, तो N2 इक्वल्स टू आ गया, ये 50 है और ये 1000 यानी कि 0.05 n। ये अपना आंसर आ गया, यानी कि जो बी ऑप्शन आपको दे रखा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते रहा कीजिए बीच बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। तो पढ़ लिया जाए इसको। द रेशियो ऑफ अमाउंट्स ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट all the metal ions from 100 ml of 1 molar silver nitrate and 100 ml of 1 molar copper sulfate is, means हम लोगों को जो निकालना है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ H2S, ये निकालना है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अपॉन मिली इक्विवेलेंट ऑफ
कॉपर सल्फेट। अब मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला आपको पता है, मिलीमोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, मिली इक्विवेलेंट बराबर मिलीमोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। तो यहां पर अगर हम लोग इनके मिलीमोल्स की बात करें तो मिलीमोल्स तो देखो सेम है ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, 100 इंटू 1, ये क्या आ गया, 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 आ गया। यहां पर देखो कॉपर सल्फेट की भी मोलैरिटी 1 है और वॉल्यूम 100 ml है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 100 आ जाएगा। मींस कि इन दोनों स्पेशीज के जो मिलीमोल्स हैं वो सेम हैं, हाँ उनके वैलेंस फैक्टर में डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग आ जाएं, ये अब हम लोग लिख सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 इंटू वैलेंस फैक्टर अपॉन मिलीमोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू इट्स वैलेंस फैक्टर। तो ये वैल्यू तो सेम है ना, सेम है, सेम कैसे है भाई, मैंने अभी बताया 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 सेम आएगी वैल्यू। अब ये वैलेंस फैक्टर AgNO3 का 1 है और कॉपर सल्फेट का वैलेंस फैक्टर 2 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका वैलेंस फैक्टर 2 क्यों है, क्योंकि जब ये आयनाइज होगा तो ये Cu2+ और सल्फेट में टूटेगा। तो इन दोनों कैटायन या एनायन के ऊपर जितना भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वही उस साल्ट का वैलेंस फैक्टर होता है, तो इसलिए इसका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो ये टूटेगा Ag+ और नाइट्रेट में NO3-, तो मैग्नीट्यूड 1 है, ये अपना आंसर आ गया। तो 1/2 इज अवर करेक्ट चॉइस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लें। If 0.5 moles of barium chloride is mixed with 0.2 moles of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate that can be formed is। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस वीडियो लिमिटिंग रिएजेंट उसका हेड था, उसमें ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोग वहां से देख लेंगे, उसका लिंक मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये अपने को करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है पहले की वीडियो में। 27, 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 90 was neutralized by 20 ml of 0.5 नॉर्मल कास्टिक पोटाश, ओके, KOH की बात कर रहा है। द बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की हमें बेसिसिटी चाहिए यानी कि वैलेंस फैक्टर चाहिए, ओके। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहां पर फार्मूला लगेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब मिली इक्विवेलेंट यहां पे देखो वेट की, तुम्हें यहां पे वेट की फॉर्म में रखना है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, क्योंकि वेट ग्राम में दिया हुआ है और ये इसका दिया हुआ है नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये अपना फार्मूला लगेगा, इक्वेट कर दिया जाएगा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, ये सब रिलेशन सब मैं बता चुका हूं। चलिए अब यहां पे देखो वेट कितना दिया हुआ, 0.45 ग्राम इंटू 1000 और इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे हम लोग। नॉर्मेलिटी यहां पे कितनी गिवन है, 0.5 और वॉल्यूम 20, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 0.45 इंटू 1000 अपॉन, यानी कि ये 45 आ जाएगा, 45 आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट अपने को दिया हुआ 90, इक्विवेलेंट वेट आ गया 45, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर, और यही वैलेंस फैक्टर अपने को निकालना है। वैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट है 90 गिवन है, 45 निकाल लिया है, तो ये 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर है
2 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपकी बुक में वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉब्लम नंबर 28। 1 liter of 18 molar H2SO4 has been diluted to 100 liters. The normality of the resulting solution is, तो यहां पर डाइल्यूशन का केस है, तो मैंने बताया था इन केस ऑफ डाइल्यूशन मिली इक्विवेलेंट of H2SO4 before dilution equals to मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन। भाई पानी ऐड करने से जो भी सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो यानी कि उसके मोल्स पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, मोल्स पर नहीं फर्क पड़ेगा तो यानी कि उसके ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला जब हम सिर्फ पानी ऐड करते हैं। ठीक, ध्यान समझो, वाटर ऐड करने से यानी कि डाइल्यूशन के केस में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी तो बदल जाती है, लेकिन सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स, मिलीमोल्स वो सेम ही रहते हैं। क्लियर? तो यहां पे हम लोगों ने अप्लाई किया है फार्मूला N1V1 नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता है आपको, इनटू वैलेंस फैक्टर यानी कि N फैक्टर भी कह सकते हो इसको, N2V2। मोलैरिटी दी हुई है 18 और इसका H2SO4 का वैलेंस फैक्टर जानते ही हो, इस एसिड की बेसिसिटी 2 है, जब पानी में जाएगा तो 2H+ आयन देगा, इनटू वॉल्यूम है 1 लीटर इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी हमसे पूछी गई है इनटू वॉल्यूम, इसमें इसने कर दिया है 100 लीटर्स। (0.36N) यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्यूशन 29 देखो। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब बच्चों देखो, यहां पे टाइट्रेशन हो रहा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, तो एसिड और बेस में जो भी स्ट्रॉन्गर स्पेशी होती है उसी जैसा नेचर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का भी बन जाता है। तो यहां पर देखिए, एसिड अपना वीक था, बेस अपना स्ट्रॉन्ग था, यानी कि आफ्टर टाइट्रेशन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो बेसिक मिलेगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग एसिडिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और एसिडिक इंडिकेटर है क्या? एसिडिक इंडिकेटर भाई इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, जिसमें से फेनोप्थलीन, हर बच्चे को पता होता है कि फेनोप्थलीन एक एसिडिक इंडिकेटर है जो कि बेसिक रेंज में वर्क करता है। यहां पे देखो रेंज भी दे रखी है, बेसिक रेंज। क्लियर? तो यहां पर ये क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस जरा सी आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक है तो इंडिकेटर जो हमारा यूजफुल इंडिकेटर होगा वो एसिडिक होना चाहिए, और एसिडिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल फेनोप्थलीन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन ए कंपाउंड AXBY, तो इसमें देखिए ए और बी के मोल्स आपस में इक्वल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। बराबर क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यहां पे देखिए जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के होंगे
उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के भी आपस में कंबाइन होंगे, और जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इसके भी होंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जो प्रोडक्ट बनेगा उसके भी होंगे। तो यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़ लिया जाए, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। तो बच्चों यहां पर देखो, तुम्हें पता है 1 नॉर्मल H2O2 इक्वल्स टू 5.6 वॉल्यूम H2O2। तो 1 नॉर्मल के लिए तो भाई ये रिलेशन फिक्स है, 1.5 के लिए निकालना है तो आसान है, सभी बच्चे निकाल लेंगे। 5.6 इंटू 1.5, ये कितना आ गया, 8.4 वॉल्यूम, 8.4 वॉल्यूम, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। मैं इसको रब कर दूं। सॉल्यूशन नंबर 32। अब यहां देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि भाई एसिडिक मीडियम में KMnO4 जब रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, इसी तरीके से फेरस ऑक्सलेट जब ऑक्सीडाइज होगा एसिडिक मीडियम में तो किस में कन्वर्ट होगा, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ आयन में। तो बच्चों यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो +1 पोटेशियम की +x -2 × 4 = 0, तो x = आ गया +7, और यहां पर क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, x = +2। अब बच्चों देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर = 7 - 2 = 5, तो यही बन गया वैलेंस फैक्टर ऑफ KMnO4 किसमें, इन एसिडिक मीडियम। क्लियर? अब हम लोग फेरस ऑक्सलेट की बात कर ले तो फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो ये जो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ये जो +2 है भाई, देखो इसके अगर हम लोग आयनाइज करेंगे तो Fe के ऊपर +2 फेरस है, तो फेरस का मतलब +2 चार्ज है इसके ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और ऑक्सलेट के ऊपर भाई -2 चार्ज होता है। क्लियर? -2। यहां पर अगर जैसे मान लो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, Fe2+ सबसे पहले तो ये आयनाइज हो जाएगा प्लस ऑक्सलेट में। अब एसिडिक मीडियम में ये जो फेरस है ये फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि Fe+3 में, और एसिडिक मीडियम में ये जो ऑक्सलेट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2CO2 क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। अब यहाँ पर देखो इसका Fe2+ का वैलेंस फैक्टर हमको निकालना है और ऑक्सलेट का भी वैलेंस फैक्टर निकालना है, और इन दोनों का जो भी वैलेंस फैक्टर होगा उसको ऐड कर देंगे तो टोटल वैलेंस फैक्टर बन जाएगा फेरस ऑक्सलेट का। तो यहां पर देखो वैलेंस फैक्टर के लिए मैंने क्या कहा था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 - 2, वैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू, यहां पे अलग से मैं लिख लूं, वैलेंस फैक्टर ऑफ जैसे अगर मैं Fe ये इसमें जा रहा है
तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो वैलेंस फैक्टर इसका 1 आ गया, ठीक है, यही इसका वैलेंस फैक्टर बन गया। सिमिलरली ऑक्सलेट के लिए भी देख लो, ऑक्सलेट के लिए ऑक्सलेट कन्वर्ट होता है CO2 में, और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2 कार्बनों की एक साथ, 2 कार्बनों की निकालो, तो 2x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो 2x इक्वल्स टू +8 उधर जाएगा तो +6 आ गया। अगर यहाँ पे 2x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर भी 2x की वैल्यू ही निकाली जाएगी, तो 2x प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर एक का -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू आ गया +8। अब यहाँ पे देखो वैलेंस फैक्टर कितना हुआ, वैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू 8 - 6 इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो इसका वैलेंस फैक्टर हम लोगों ने देख लिया, आयरन का 1 है और ऑक्सलेट का 2 है, ठीक। अब टोटल वैलेंस फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट की मैं बात करूं अगर, तो वो क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा, टोटल वैलेंस फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट इक्वल्स टू 1 + 2 यानी 3 आ गया, 3 आ गया। देखिए इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो याद रखिएगा KMnO4 का वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 आया है और फेरस ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में 3 आया है, याद रखिएगा। अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट। ओके, या फिर मिली इक्विवेलेंट कह सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट कह सकते हो, यानी ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट। इक्विवेलेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू, इसको भी चेंज कर सकते हैं, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट। अब यहां पर देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, यानी कि हमको ये निकालना है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ KMnO4 फाइंड करने हैं, कर ले जाएंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। मोल्स तो इतने हैं, इनटू वैलेंस फैक्टर इसका याद है 5, एसिडिक मीडियम में 5, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा था Mn2+ आयन में। यहां पर देखो इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, फेरस ऑक्सलेट के 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल, तो यहां पे 1 रखो, और इसका वैलेंस फैक्टर था 3, याद है, 1 + 2 3 कर दिया था हम लोगों ने। तो मोल्स ऑफ KMnO4, मोल्स को n से शो करते हो, इक्वल्स टू 3/5, ये अपना आंसर हो जाएगा 3/5, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। अच्छे से समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब आ गए हम लोग 33 पर, पढ़ लें इसको। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट
आयंस इन एसिडिक मीडियम। आधी चीज़ें तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि MnO4 के बारे में, उसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाता है एसिडिक मीडियम में, सब देख चुके हैं। सल्फाइड के बारे में अभी हमको थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत होती है, होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को ये छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो बच्चों देखो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, जैसा कि आप सब जानते हो, Mn2 प्लस में जाता है, यहाँ पर +7 +2, डिफरेंस 7 - 2 = 5, यही बन गया वैलेंस फैक्टर ऑफ KMnO4 = 5। अब सल्फाइड को देखो, सल्फाइड का मतलब SO3 - 2, ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट होता है सल्फेट में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -6 = -2, x = +4, यहाँ पे x = +6, डिफरेंस कितने का 6 - 4 = 2, यानी कि वैलेंस फैक्टर ऑफ सल्फाइड हमको मिला है 2। ओके, अब वही जैसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था वही अभी फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं। वो है क्या, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन। इक्विवेलेंट को मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू इट्स वैलेंस फैक्टर, और यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्फाइड इनटू इट्स वैलेंस फैक्टर। तो मोल्स ऑफ KMnO4 तो ये अपने को निकालना था, इनटू वैलेंस फैक्टर इसका 5 है, इसका वैलेंस, इसके मोल्स अपने को दे रखे हैं 1 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 पुट करो, और इसका वैलेंस फैक्टर 2 है, तो मोल्स ऑफ KMnO4 ये बच्चों कितना आ गया 2/5, ये करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आ गए हम लोग इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम पर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। 34th प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन में अपनी बुक में 4 ऑप्शन गिवन हैं, जिसमें से सिर्फ मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखा है, बाकी के सब रॉन्ग ऑप्शन होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं शो किया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो समझिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, MnO4 - 2, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4- में, साइमल्टेनियसली ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। यहाँ पर देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +6 निकलेगी, यहाँ पर निकालो तो +7 निकलेगी, और यहाँ पे निकालो तो +4 निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज +6 से +2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और +6 से +4 में भी कन्वर्ट हो रहा है। और एक बात आपको पता है कि अगर किसी रिएक्शन में किसी स्पेशी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि उसका रिडक्शन हुआ। तो यहां पर देखो +6 से इंक्रीज हुआ तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां पे देखो +6 से रिड्यूस होकर के +4, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ। क्लियर। और ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें किसी एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन मैंने यहां पे नहीं लिखे हैं, उन सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिवाय इसके। तो ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बन जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन की सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सारी प्रॉब्लम, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के बच्चों, बाय बाय।